नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्री विशाल केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालु अब चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि चार धाम यात्रा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि धामी सरकार ऐसे लोगों को सबक भी सिखा रही है जो कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जो कि भगदड़ की अफवाह उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे महाकुंभ में हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है। आपको आगे बयान सुनाएंगे, पूरी खबर बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून हैं। अनुपम जी, चार धाम यात्रा शुरू हुई और उसके साथ ही एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा, साजिश होने लगी। ये क्या सरकार का विरोध है या सनातन के विरोध में उतर गए हैं लोग? देखिए, बेसिकली ये एक नया प्रोपेगेंडा है जो कि बीजेपी के गवर्नमेंट को टारगेट करने का, और खास तौर पर जो चार धाम यात्रा करने के लिए तो आपको पता ही है कि भारत से लोग आते हैं। पिछले साल हमने देखा, मैं तो खुद गया था जी चार धाम यात्रा में और खुद जाकर देखा वहां पर इस चीज को अपनी आंखों से। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि कैसे वहां पर कुछ लोग आते हैं। आने वाले लोग क्या होते हैं, पहले ये सुनिए, उनके पास इंफॉर्मेशन कितनी होती है। जी। उन्हें यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से टोकन कटवाना है और कहाँ से लाइन में खड़ा होना है। उन्हें ये भी नहीं पता होता, हाँ, सरकार पर कि सरकार कर लेगी। ये सोचकर लोग आ जाते हैं, भीड़ लेकर आ जाते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद फिर उनके मन में जो बात आती है वो बात वो बताना शुरू कर देते हैं। जबकि सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है। आपको भी पता है कि जब कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले रावत जो वहां के मुख्य पंडा होते हैं, जो पुजारी होते हैं, रावत परिवार के लोग सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर मुख्यमंत्री जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी पुरोहित होते हैं उनका जाना होता है। इस बार क्या हुआ कि कुछ लोगों का नाम पुरोहितों की लिस्ट से कटा और अचानक से एक नया विवाद पैदा हो गया। कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे। तो फिर जब प्रदर्शन होने लगा तो सरकार, चूंकि इसमें सरकार की कमी निकालनी थी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना था, सरकार के ऊपर सारा दोष डालना था, तो फिर क्या किया गया, कुछ लोग पुरोहितों के बीच से जिनका नाम कट गया था, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। उन्होंने फिर ऐसे न्यूज फैलाने शुरू किए कि चार धाम मत आइए, यहाँ व्यवस्था खराब हो गई। एक लड़की का वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। अभी देखिए, इस पूरे मामले में तो एक अपडेट आपको ये दे दें कि 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी 2 लोग, अभी तो चार धाम यात्रा शुरू हुए, मतलब सिर्फ आप देखिए केदारनाथ धाम यात्रा शुरू हुए करीब 3 दिन हुए। अब इस 3 दिन में ही ये लोग आते हैं, और तब वहां पर मंदिर परिसर के आसपास, मतलब मंदिर परिसर के 15 मीटर के भीतर तो कैमरा खोलना भी अलाउ नहीं है। हम्म तो वहां पर ये लोग जाते हैं, कैमरा खोलते हैं और बाकायदा वीडियो बनाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि सरकार सख्ती से पेश आए तो ये कहेंगे कि सरकार गलत कर रही है। सरकार ने रूल बनाया कि आप मंदिर के प्रांगण में और 15 मीटर के दायरे में आप नहीं बना सकते। आप वो काम कर रहे हैं, और फिर अगर सरकार आप पर कुछ दर्ज करेगी तो आप कहेंगे कि एफआईआर दर्ज हो गया या कोई मामला दर्ज हो गया। मैं नाम बता देता हूं उन दोनों के जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। जी एक का नाम है विराट मीना, जो कि राजस्थान के रहने वाले बताए जाते हैं, और दूसरे का नाम है देवजीत दास, जो कि पश्चिम बंगाल की है। तो ये इन 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और मामला क्या दर्ज हुआ है कि अभी चार धाम यात्रा की शुरुआत में ही इन्होंने यात्रा की छवि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के ऊपर सब कुछ फेंक देना, और सरकार के चार धाम यात्रा जब शुरू होती है तो पूरा प्रचार प्रसार होता है, एक पूरा तंत्र बनाया जाता है। हम्म और वो तंत्र क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है। जैसे कि आप व्हीकल लेकर आ रहे हैं अपना, तो आपके व्हीकल में सुरक्षा के हिसाब से कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रिफ्लेक्टर है या नहीं है, हॉर्न ठीक काम कर रहा है या नहीं है, आपके पास पर्याप्त गाड़ी में खाने पीने के साधन है या नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि एक साथ आ जाते हैं, चलो वहां चलकर देख लेंगे, टोकन आपने कटवाया या नहीं कटवाया, यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसकी भी जानकारी नहीं होती। और ये सारी चीजें इसीलिए बिगड़ती चली जाती हैं। तो सीधे सीधे ये वो लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा के नाम पर दरअसल पर्यटन यात्रा करने आते हैं। ये लोग एक जी पर्यटक बनकर आते हैं, तीर्थ यात्री बनकर नहीं आते। और यहीं पर जब उन्हें रोका जाता है, उनकी मर्यादा याद दिलाई जाती है, तो फिर वो इस तरह के दुष्प्रचार करने ठीक लगते है। हैं। तो जिस बयान का आप बात कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है लड़की का,
वो आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे करते हैं। मैं केदारनाथ आई हूँ और आज 2 मई है और यहाँ पे केदारनाथ मंदिर का आज पट खुला हुआ है। बस मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगी कि आप लोग यहाँ पे मत आइए। यहाँ पे स्थिति बहुत बुरी है। अगर आप लोगों को अभी याद होगा ना, रिसेंटली जो महाकुंभ में घटना घटने वाली थी ना, वो घटना यहाँ पे किसी भी समय घट सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रशासन तो बहुत सारी है लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है जिसका कोई शब्द नहीं है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी जिसका शब्द नहीं है। क्राउड इतनी है जो कि कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल कर ही नहीं सकती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी, अगर सरकार चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती है तो वो आने के लिए अनुमति क्यों देते हैं? उन्होंने एक अनुपम जी, इस बयान को सुनने के बाद देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, पिछली बार 2024 में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, 20 लाख। अब आपको भी पता है कि 20 लाख श्रद्धालुओं को एक साथ तो दर्शन करने की अनुमति सरकार ने नहीं दी होगी। उनको पूरी यात्रा के दौरान दर्शन करने की अनुमति होगी। अब जो लोग वहां, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की कह रही है कि आप लोग यहाँ मत आइएगा, अब ये लड़की दरअसल इनसे कोई ये पूछे, या किसी को भी, अगर किसी ने भी इस वीडियो को सच मान लिया, सत्य मान लिया, तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप यहाँ क्या करने आई थी? आप केदारनाथ धाम इसलिए आई थी कि आपको घर जैसी सुविधा मिले, आपको एक 1 बेडरूम सेट दे दिया जाए, आपको एकदम मखमल बिछाकर एक रास्ता तैयार कर दिया जाए, आपको मतलब आपने लाइन में जब से आप लगना शुरू करती हैं उसी वक्त आपको दर्शन करा दिया जाए, क्या सोचकर आई थी? ऐसे लोगों से, या ऐसे लोगों के वीडियो को देखने वाले लोगों को भी पूछना चाहिए अपने आप से, और सवाल करना चाहिए कि 4 धाम यात्रा तो पूरे हिंदुस्तान से वहां लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक साथ इतनी छोटी जगह पर अगर मान लीजिए 20 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ अगर 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो उनको कैसे संभाला जाएगा? रही बात कुंभ की, अब इसकी तुलना कुंभ, देखिए कुंभ क्या हो गया कि एक लोगों को टूल मिल गया है। कुंभ से चीजों को, भीड़ को जोड़ दो और लोगों को समझा दो, देखो ऐसा हो जाएगा। आज तक केदारनाथ धाम की यात्रा का मैंने आपको बताया ना कि पिछली बार इतने सारे लोग आए, लाखों लोग आए, लेकिन एक रत्ती किसी भी ऐसे पॉइंट पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई या कहीं लोग परेशान हुए? परेशान होने वाले लोग कौन थे? मैं खुद था। मैं उस यात्रा में 10 दिन 11 दिन रहकर आया हूं। मैंने केदारनाथ जाकर खुद देखा है कि वहां पर होता क्या है, कैसे पुलिस लाइन लगाती है, प्रशासन के लोग क्या कर रहे होते हैं, मैंने एक एक चीज देखी है। तो इस बात को मैं बहुत अच्छे तरह से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझा सकता हूं। अब देखिए, मुझे पिछली बार की यात्रा में परेशान लोग वो दिखे जिनको इस यात्रा की जानकारी नहीं थी, जिनको पता नहीं था रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, कौन सी व्हीकल लेकर आते हैं, व्हीकल लेकर आते हैं तो उसमें क्या साधन होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, बस से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कहां से यात्रा की चढ़ाई करनी है, आपको कौन कौन से मेडिसिन रखने हैं अपने पास, आपको कौन कौन से कपड़े रखने हैं, कितने दिनों में ये यात्रा पूरी हो सकती है, तो इसकी कोई जानकारी नहीं होती। और वही लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। अब जैसे मैं ये बयान सुन रहा था तो मुझे एक चीज का और एहसास हुआ, अच्छा बोल रही हैं, अच्छा दिख रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मंदिर में आकर इनको लगता है कि जैसे घर की ये लाडली होंगी उसी तरह इनको सेवा सत्कार मिल जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 4 धाम यात्रा रूल तो तो इन्होंने भी मोक्ष तोड़ा ना अनुपम जी, रूल तो इन्होंने भी तोड़ा। ये वो तो मैंने प्रांगण में क्या पहले ही कहते हैं, बताया। रील और वीडियो बना रही हैं। 15 मीटर के दायरे में मंदिर परिसर में तो खड़ा रहना और कैमरा खोलना, खड़ा रहना तो अलाउ है, कैमरा खोलना अलाउ नहीं है। तो ये अच्छा वहां पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात रोहित, अगर आप गए होंगे, आप कभी 4 धाम यात्रा पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहां पर नंदी बाबा हैं बैठे हुए, उसके पास ही लिखा हुआ है क्लियर, और दोनों तरफ, मंदिर के दोनों तरफ, जो पहले मुख्य द्वार हुआ करता था लेकिन अब एक दूसरा रास्ता बनाया गया है, तो एक तो मुख्य द्वार पर भी लिखा हुआ है, एक उसके पीछे, मंदिर के पीछे कुछ जो नागा बाबा होते हैं, कुछ सन्यासी होते हैं, वो तपस्या करते हैं या वो अपना तप करते हैं। वहां पर भी साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, मतलब कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है।
इसके बाद अब देखिए, ये जो तस्वीर दिख रही थी थोड़ी देर पहले, ये पहले मुख्य द्वार हुआ करती थी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर कैसे, जाहिर सी बात है, ये पढ़ी लिखी लग रही है, इन्होंने भी पढ़ा होगा, वो पढ़ने के बाद वीडियो कैसे बनाया, ये सब बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और दूसरी बात, मैं तो अपनी तरफ से, अपने अनुभव के हिसाब से यही कहूंगा कि अगर चारधाम कोई आ रहा है तो ये सोचकर बिल्कुल ना आए कि वहां पर खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए लोग चारधाम आए तो शायद किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज ना हो। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा, आपने पिछले साल पूरी यात्रा कवर की और फिर अब की जो शुरुआत में इस तरीके के विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ये बताइए कि पिछले साल आपने सरकार की तैयारी क्या देखी? क्या अभी तक जो तस्वीरों में दिख रहा है इस साल, वो तैयारियां अभी भी दिख रही हैं कि वैसी ही तैयारियां अभी भी हैं अब की बार भी? देखिए, हर साल से, हर साल, साल दर साल ये तैयारियां और बेहतर होती जा रही है। एक चीज समझिएगा, पिछली बार एक इंटरनेशनल लेवल का मेला लगाने की तैयारी हुई थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मतलब जो उत्तराखंड सरकार, जो ऋषिकेश हरिद्वार प्रशासन और रुद्रप्रयाग जिले के प्रशासन की तैयारियां जो हमने देखी थी, देखिए सिक्योरिटी, पहले बात कर लेते सिक्योरिटी की। किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि आपकी किसी सामान को रास्ते में कोई टच भी कर ले। पूरे रास्ते पुलिस की गश्ती चलती रहती है। गाड़ियों की जब लाइन लग जाती है, जब गाड़ियां जाम में फंस जाती है, सोचिए उस वक्त भी एक लेन ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी गश्त करती रहती है कि कहां जाम लगा हुआ है। मैंने तो पिछली बार ये चीज देखी थी कि 5-7 किलोमीटर के भीतर आपको पुलिस की गाड़ी या वैन वो गश्त करती हुई नजर आती थी। जाम लगता था तो जाम खुलवाती थी। इसके अलावा जब पुलिस मौजूद है तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, खाने पीने की, सबसे ज्यादा पीने की चीजें मुफ्त में बांटी जा रही थी। पीने की चीजें, मतलब आने वाले श्रद्धालुओं को पानी की किल्लत ना हो। और अलग अलग, मैंने 3 जिलों के नाम आपको बताए, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग। इन तीनों जिलों के प्रशासन के अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे थे आज कितना पानी बटा। और ऐसा समझिए कि एक कंपटीशन लगा था कि कितने लोगों को हम पानी पिला सकते हैं, ताकि पानी की कोई दिक्कत किसी को ना हो। इस चीज पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। उससे पहले क्या होता कि जो लोग पार्किंग के लिए जाते थे उनको पैसे देने पड़ते थे। मैंने पिछली बार देखा कि खुद सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था की। सरकार ने समझ लिया था कि जो अब तक भीड़ आती थी उससे 2 गुना या 4 गुना भीड़ ज्यादा आएगी। 2024 की बात बता रहा हूँ, उससे ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था करवाई गई अलग अलग जगहों पर। अच्छा, छोटे छोटे पार्किंग बनाए गए ताकि गाड़ियां निकालने में और लगाने में किसी को दिक्कत ना हो। हेलीपैड्स ज्यादा बनवाए गए। तो ये पिछली बार की तैयारी थी और इस बार भी सेम कुछ इसी तरह की तैयारी नजर आ रही है। ठीक है। सोचिए कि 4 जिले ऐसे हैं जिन्हें 24 घंटा एक्टिव रखा गया है और हजारों सीसीटीवी कैमरे से सीधा देहरादून में मुख्यमंत्री के ऑफिस तक इसकी निगरानी हो रही है। इससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा सरकार के लिए, कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ठीक है अनुपम जी, फिलहाल जो लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। और अगर आप चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं तो भक्ति भाव से जाइए, पर्यटक बनकर ना जाइए, आप श्रद्धालु बनकर जाइए तो आपको समस्याएं नहीं दिखेंगी। फिलहाल आपका अनुपम जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।